हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए एक बार फिर से एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक अभिक्रिया वाले टॉपिक पर हम लोग हैं और जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन था सभी को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। आज के इस क्लास में जो बची हुई रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है आपके सामने नाम लिखा हुआ है कैनी-जारो रिएक्शन। एक नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड के हिसाब से भी और यदि आप किसी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं उसके हिसाब से भी। तो चलिए कैनी-जारो रिएक्शन, ठीक है, कैनी-जारो अभिक्रिया। जब हम लोग पढ़ा करते थे इस टॉपिक को, इस रिएक्शन को, तो हम कहते थे इसको कान झाड़ो अभिक्रिया, है ना। कान झाड़ के निकलना नहीं है, इसको देखना है और समझना है, बहुत ही आसान है ना, और सब रिएक्शन से आसान ही है। तो कैनी-जारो रिएक्शन या कैनी-जारो अभिक्रिया जो है इसमें क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर आपको नोट कर रहा हूँ, आप भी ज़रूर नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। ये किस में होता है तो ये कीटोन में नहीं होता है, इस बात को आपको 100% याद रख लेना है। कीटोन में ये नहीं होता है। किस में होता है ये तो ये सिर्फ एल्डिहाइड में होता है, ठीक, सिर्फ एल्डिहाइड कैनी-जारो रिएक्शन दिखाते हैं। अब पूछेंगे आप इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि कैनी-जारो रिएक्शन जो है वैसे स्पेसीज देते हैं, वैसे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, है ना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो मान के चलिए हमारे पास कोई कीटोन है, देख लीजिए ये कीटोन में क्या होता है, इधर से भी कोई कार्बन जुड़ा होता है, इधर से भी कोई कार्बन जुड़ा होता है, क्लियर है। तो ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है ना। बहुत होगा तो आप 2 हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के कुछ और यहाँ से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखा गया है कि एक तो कम रिएक्टिव होता है ये कीटोन, इसलिए भी नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो ये रिएक्शन वैसे जगह पर होता है, उसमें होता है कैनी-जारो रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, क्लियर है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड में भी वैसे एल्डिहाइड में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। इस बात को सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्डिहाइड के पास नहीं हो, ठीक है ना, जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, सिर्फ वही एल्डिहाइड क्या करेंगे, कैनी-जारो रिएक्शन को शो करेंगे, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे कि एग्जांपल के रूप में जैसे आपका ये है, ठीक है, ये क्या चीज़ है आपका, मिथेनल है, या इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, तो इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे संघनन अभिक्रिया, वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता होती थी, तो वहाँ पर ये रिएक्शन नहीं कर पाता था क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। लेकिन यहाँ पर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ये रिएक्शन कर पाएंगे, कैनी-जारो रिएक्शन, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो रिएक्शन है ये एक तरह का डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है इस बात को आप समझ लीजिए, 11th क्लास में आप इसको पढ़कर जरूर आए होंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं। असमानुपातन रासायनिक अभिक्रिया, जब आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते होंगे क्लास 11th में, वहाँ पर आपको ये बताया होगा। तो क्या होता है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है, वैसे रिएक्शन जिसमें एक ही स्पेसीज का क्या हो, एक ही स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हो और उसी का क्या चीज़ हो, रिडक्शन हो। यानी कि जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो भी एक ही स्पेसीज है और जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो भी एक ही स्पेसीज है। कहने का मतलब कि कोई स्पेसीज है ए, इसका क्या हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए। रिडक्शन का मतलब आप लोग समझते होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अपचयन। इसका अपचयन हो जाए और इसी का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए। ऑक्सीडेशन हो जाए यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए, ठीक है। तो एक ही स्पीसीज का रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, यानी कि असमानुपातन रासायनिक अभिक्रिया। तो अभी जब मैं आपको बताऊंगा इसके मैकेनिज्म के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि सच में ये क्या चीज़ है, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। क्लियर है। एक ही स्पेसीज जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, अपचयित होगा, और एक ही स्पेसीज जो है वो क्या होगा,
ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी कि ऑक्सीकृत होगा। यानी यही क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है। और यही क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। मतलब ये जो है यहाँ पर स्पीशीज इसी, यही जो है ऑक्सीडाइज्ड भी होगा, यही जो है रिड्यूस्ड भी होगा, क्योंकि यही जो है ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, यही जो है रिडक्शन भी कर रहा है। इस बात को आप याद रखिएगा। आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th से पढ़कर आते होंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आगे की देखते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट जो आपको याद रखने के लिए यहाँ पर है कि ये जो अभिक्रिया है ये किस माध्यम में होता है, तो हम इसको कह सकते हैं हाईली बेसिक, ठीक है, हाईली बेसिक माध्यम में, है ना। या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं क्या चीज, सांद्रित क्षारीय माध्यम में, सांद्रित क्षारीय माध्यम में होता है। क्लियर है। कहने का मतलब यहाँ पर जो हम क्षार लेंगे वो बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड होगा, जो क्षार लेंगे हम वहाँ पर बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड होगा, जैसे कि KOH, कॉन्सनट्रेटेड KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर पानी की मात्रा जो है वो नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप इस रिएक्शन का कंपैरिजन जो है तुलना भी कर सकते हैं किससे, तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा संघनन अभिक्रिया, उससे आप तुलना कर सकते हैं। आपको पूछ भी सकता है इस दोनों में अंतर। तो वहाँ पर कौन करता था रिएक्शन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन में, संघनन अभिक्रिया में। यहाँ पर कौन कर रहा है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर है। ये एक तरह का डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, वो वहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं होता था, वहाँ पर एक ही का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता था, ठीक है। ये जो है ये हाईली बेसिक मीडियम में होगा, हाईली बेसिक मीडियम में, मतलब यहाँ पर सांद्रित क्षारीय माध्यम चाहिए हमको, यहाँ पर कंसंट्रेटेड KOH चाहिए, यहाँ पर जल की आवश्यकता नहीं है, जल नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर डाइल्यूट NaOH हम लोग लेते थे, है ना। डाइल्यूट NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पर हम लेते थे, तो वहाँ पर जो है जल की भी मात्रा होती थी। तो ये सब अंतर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन अगर यदि आएगा कि कैनिजारो अभिक्रिया को संघनन अभिक्रिया के बीच में क्या कीजिए, आप अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप ये काम कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके रिएक्शन के बारे में कि इसका रिएक्शन का, अभिक्रिया का इक्वेशन कैसा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई एक एल्डिहाइड लेते हैं ऐसा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये हो गया। अब इसका रिएक्शन हम किसी दूसरे अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे वैसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो उसके साथ कराते हैं। तो हमने यहाँ पर यही ले लिया, दोनों ही क्या ले लिया, मिथेनल। इस दोनों की हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। किसकी माध्यम में रिएक्शन कराएंगे, तो हम इसको रिएक्शन कराएंगे कॉन्सनट्रेटेड KOH, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड KOH यानी कि सांद्रित क्षारीय माध्यम में कराएंगे। पानी की यहाँ पर जरा सी भी मात्रा नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, इस तरह का देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, और एक तरफ यहाँ पर सॉल्ट बनता है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यदि H रहता तो ये कार्बोक्सिलिक होता, ये क्या है, सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, लवण है। और इसके साथ एक एल्कोहल यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर जो एल्कोहल आपको बनेगा वो बनेगा CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। तो ये चीज़ होता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एल्डिहाइड का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एल्डिहाइड का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं अलग अलग केस में। देख लीजिए, ये हमारे पास मिथेनल है, मान के चलिए यहाँ पर हमने लिया, इसका इस केस में इस रिएक्शन के आधार पर हम इसको कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ये एल्डिहाइड है, इसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, इसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं यानी कि अपचयन करवा रहे हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास ये सॉल्ट है, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये लवण बनता है। क्या कराने पर, इसके ऑक्सीडेशन कराने पर। और रिडक्शन कराने पर क्या मिलेगा, यानी कि ऑक्सीकरण कराने पर, ये अपचयन कराने पर क्या मिलेगा, तो इसको जब हम रिडक्शन कराएंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा वहाँ पर CH3OH इस केस में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इससे हम क्या बना रहे हैं, ऑक्सीडेशन से हमारा यहाँ पर सॉल्ट भी बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और रिडक्शन से हमारा यहाँ पर एल्कोहल बन रहा है। तो यही दोनों काम कर रही है,
कैसे हो रहा है तो आगे चलिए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी कुछ आइडिया आप लगा सकते हैं, लेकिन आगे जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो और अच्छे से आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इतनी बेसिक बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर हम इसके मैकेनिज्म के साथ प्रोसीड करते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन में होगा क्या, इसके मैकेनिज्म की ओर हम चलते हैं, इसकी क्रियाविधि की ओर। ठीक है, इसकी क्रियाविधि से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम एक यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक एल्डिहाइड ले रहे हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, मिथेनल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, कॉन्सनट्रेटेड KOH के साथ, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आप लोग जानते होंगे कि ये इस तरह से K+OH- में ये ब्रेक करता है, टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, डेल्टा माइनस है, यहाँ पर डेल्टा प्लस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, बहुत बार आपको बताया गया है, बहुत ही आसान है। तो ये OH- जो है इस कार्बन पर अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ठीक उसी समय क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन को मिल जाएगा। तो यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या आ गया, OH आ गया। ये चीज़ है, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर आपको क्या होगा कि एक और एल्डिहाइड यहाँ पर लेना होगा, सेम एल्डिहाइड, यही एल्डिहाइड, उसका भी मतलब हमने वहाँ पर लिखा था, 2 मिथेनल बनाकर दिखाया था, उसका क्या रोल है अभी आपको पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर O- है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये फिर से कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से ये क्या करता है, कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है इस तरह से। ठीक है, और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड हो जाएगा इस कार्बन का, 2 1 3 1 4 1 5। तो एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो आप जो है इस बॉन्ड को नहीं तोड़िएगा। अगर ये बॉन्ड टूटेगा, OH- यहाँ से निकलता है, तो फिर आप वापस इसी जगह पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर H- निकलता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। किस फॉर्म में निकल जाएगा, तो H- के फॉर्म में। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या बन जाएगा देख लीजिए, इससे तो ये बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर OH। ठीक है, और ये H- तो यहाँ से निकल गया। क्लियर है, हाँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा, इसको देखिए, इस पर डेल्टा माइनस है, इस पर डेल्टा प्लस है, तो ये H- इसको अटैक करने के लिए जा रहा है। ये हाइड्राइड आयन किसको देगा, इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए, कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इधर ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर O पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ इससे क्या हुआ और इससे क्या हुआ, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख देता हूँ, क्योंकि इस कार्बन का जो है वैलेंसी पूरा हो चुका है, 4 कार्बन, इसमें कोई प्लस कोई माइनस कुछ भी नहीं है, ये इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पर जो O- आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K+। ठीक है, ये जो K+ यहाँ पर घूम रहा है सॉल्यूशन में, वो इस ऑक्सीजन पर जो माइनस है इसके पास आ जाएगा। अब क्या होगा, इस बात को देखिए कि ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या चीज़ है, देखिए इसको, ये मिथेनोइक एसिड है। क्या चीज़ है ये, सॉरी, फॉर्मिक एसिड है। ये है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड से क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया। अब फॉर्मिक एसिड है, एसिड नाम से ही पता चल रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन दे देगा किसी को। तो किसको ये अपना हाइड्रोजन देगा, ये देगा। ये एसिड की तरह काम कर रहा है, तो ये बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है इस H+ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस बार, तो देख लीजिए, ये हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे जो माइनस आ गया यहाँ पर H+ निकला, और K+ इस बार घूम के किसके पास आ गया, इसके पास आ गया। और इससे क्या बन गया, तो कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो गया, OH बन गया। ठीक है, इस O- से हाइड्रोजन जुड़ गया और ये यहाँ से निकल गया, तो ये माइनस+ हो गया, OH हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये K+ किसके साथ आ गया, इसके पास आ गया। तो ये हमारा बन गया क्या चीज़, सॉल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। और ये क्या बन गया, इसको ठीक से मैं ज़रा लिख दूँ, तो ये है आपका CH3OH। ठीक है, यानी कि ये है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड है।
तो पहला बार जब मैंने आपको इक्वेशन में बताया था, देख लीजिए ठीक से, वही चीज़ हमारा यहाँ पर बन के आया है, ठीक है ना। तो हम एक मिथेनॉल लेंगे, उसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, OH माइनस आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट कर इस पर चला जाएगा माइनस। अब ये क्या करेगा, ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इस कार्बन को देगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो एक को तोड़ना पड़ेगा, तो OH नहीं टूटेगा। अगर OH टूटता है तो वापस हम लोग यहीं पहुँच जाएंगे, तो फिर रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगा, तो ये चीज़ नहीं होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा H माइनस के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इस फॉर्मल्डिहाइड से ये फॉर्मिक एसिड बन गया। अब H माइनस जो यहाँ से निकला तो ये दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये टूट जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा और K प्लस जो घूम रहा था वो इसके पास आ जाएगा। अब क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड है तो ये H प्लस दे सकता है, और यहाँ पर बेस भी है, ये यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्षार की तरह काम कर रहा है इसके H प्लस को लेने के लिए, तो ये H प्लस लेगा यहाँ पर, तो OH हो जाएगा और ये K प्लस यहाँ से निकलकर यहाँ पर जो O माइनस हुआ था यहाँ पर K प्लस आ जाएगा, तो O माइनस K प्लस यहाँ पर ये सॉल्ट बन गया, और ये जब हाइड्रोजन यहाँ गया तो यहाँ से क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस में बदल गया, फाइनली अपने सॉल्ट में बदल गया। कार्बोक्सिलिक एसिड बना था लेकिन वो फिर किस में बदल गया, सॉल्ट में बदल गया, और यहाँ पर क्या हो गया कि ये किस में बदल गया, ये अल्कोहल में बदल गया, मिथेनोइक एसिड में। तो ये हमारा कैनी-जारो रिएक्शन है, ये इसका मैकेनिज्म है। आई होप आपको अच्छे से समझ में ये चीज़ आ गई होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही आसान है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखने वाले हैं अब एल्डिहाइड और कीटोन में। सबसे लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर का भी, और इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है लास्ट है, यहाँ से आपका एल्डिहाइड और कीटोन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर हम अगले क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे, जिसका नोमेनक्लेचर हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की विधि से वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, सबसे लास्ट रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। तो ये किस में होता है, तो बेंजीन में होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खास करके बेंजीन में देखा जाता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CHO ग्रुप यहाँ लगा देते हैं। बेंजीन से डायरेक्ट जब CHO ग्रुप लग जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है, हमारा बेंजल्डिहाइड है। अब देखिए, ये जो इसको फॉर्माइल ग्रुप हम बोल सकते हैं, या जो एल्डिहाइड ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कैसा है, तो आप याद रखिएगा कि ये ग्रुप CHO जो ग्रुप होता है, ये कैसा ग्रुप है, तो ये ग्रुप है आपका डीएक्टिवेटर, और कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग। ये जो है CHO ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटर है और मेटा डायरेक्टिंग है। क्यों है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएक्टिवेटर क्यों है, क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये जब बेंजीन से लग जाता है तो बेंजीन का भी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, वो अपनी ओर खींच लेता है, खींचने की कोशिश करता है। तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की घनत्व को कम कर देता है। यानी कि बेंजीन अगर ये नहीं रहे तो बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा, लेकिन जब ये लग जाएगा तो बेंजीन के रिएक्शन को स्लो कर देगा, क्योंकि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। इसीलिए ये डीएक्टिवेटर कहलाता है, डीएक्टिवेट कर देना, है ना ये चीज़। मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यदि आएगा तो वो इसके मेटा पोजीशन पर ही जुड़ेगा, या तो यहाँ जुड़ेगा या नहीं तो यहाँ जुड़ेगा। चलिए, इसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, ठीक है। तो क्या चीज़ होगा, ये जो है ये बॉन्ड किधर चल जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ चल जाएगा। ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस हो जाएगा। लेकिन उसी समय ये भी जो बॉन्ड है ये किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा, तो देख लीजिए, ये है यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर से क्या होगा कि ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा ये बॉन्ड, तो फिर से एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा इस तरह से। ये यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। ये और प्लस चार्ज इस बार यहाँ आ जाएगा, कार्बन यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। फिर क्या होगा बताइए, तो इस बार ये पाई बॉन्ड जो बना था वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से, ये
ये अगला हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनने वाला है वो ये आ जाएगा। इस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन इस बार प्लस किस पे आ जाएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे ऑक्सीजन पर माइनस जुड़ा हुआ है। और फाइनली ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन फिर से जो कार्बन से लिया था उसको वापस लौटा देगा। तो यहाँ से फिर से हमारा क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल फॉर्म था उसमें कुछ चेंज के साथ ये नया हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद होगा। तो यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये एल्डिहाइड सबसे पहले ऑक्सीजन अपने और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन का भी जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा बेंजीन से बाहर, प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर प्लस चार्ज घूमना शुरू होगा। क्लियर है, देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बात करने में जा रहा हूँ कि डीएक्टिवेटर क्यों है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों है ये डीएक्टिवेटर। क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखिए बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ लेकर जा रहा है, खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन बेंजीन पर प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये चीज़ हो रहा है। तो डीएक्टिवेट कर रहा है बेंजीन को, स्लो कर रहा है इसके रिएक्शन को। मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, तो क्यों है, देखिए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ये होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये किससे जोड़ने के लिए जाएगा, किसी माइनस वाले न्यूक्लियोफाइल से जो इसको इलेक्ट्रॉन दे। तो जहाँ जहाँ प्लस चार्ज आ रहा है वहाँ तो ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो पहले से अपने ही जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस कार्बन पर तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज दिख रही है, तो ये यहाँ पर जुड़ने नहीं जाएगा। तो कहाँ जुड़ने जाएगा, जहाँ पर प्लस चार्ज नहीं है। तो प्लस चार्ज कहाँ कहाँ नहीं आया, देखिए यहाँ पर भी आ गया प्लस चार्ज, ये ऑर्थो पोजीशन है। यहाँ पर भी आ गया, ये पैरा पोजीशन है। यहाँ पर आ गया, ये ऑर्थो है। ठीक है, तो कहाँ जुड़ेगा ये, तो ये इन जगह पर जुड़ेगा जहाँ पर प्लस चार्ज नहीं है। जहां पर प्लस चार्ज नहीं है वहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ेगा। ठीक है, वहां पर ये जाकर जुड़ेगा, इसीलिए ये इसको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग, है ना। क्योंकि जहां पर प्लस चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ सकता है। तो कहां जुड़ेगा, जहां पर प्लस चार्ज नहीं है। तो मेटा जगह ही ऐसा है जहां पर प्लस चार्ज नहीं आ रहा है इस स्ट्रक्चर में, तो इसीलिए हम इसको मेटा डायरेक्टिंग बोलेंगे। या डीएक्टिवेटर क्यों बोलेंगे वो भी आपको बता दिए। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ये CHO ग्रुप है ये डीएक्टिवेटर और मेटा डायरेक्टिंग क्यों है। तो इस बात को आप, इस एक्सप्लेनेशन को जरूर याद रखेंगे और ध्यान में रखेंगे। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एक रिएक्शन को। ठीक है, बेसिक तो आपको मैंने समझा दिया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो हर एक जगह एक ही जैसा होता है, बहुत बार आप लोग देखे भी होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर इसका नाइट्रेशन कराने के लिए जा रहे हैं। नाइट्रेशन कराने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास HNO3 होना चाहिए। पहले भी आप लोग पढ़े हैं कि हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है नाइट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, और 273 से 283 केल्विन का यहाँ पर टेम्परेचर हम यहाँ पर रखेंगे NCERT के अनुसार। तो जब नाइट्रेशन जब कराने जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हमारे पास, बताइए, NO2+ होता है। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा जरा। तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा ये बताइए। फर्स्ट स्टेप में तो ये हो जाएगा कि ये मेटा वाला जगह, ये जो है ये यहाँ का कोई बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, टूट सकता है, जी हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, है ना। ये भी टूट सकता है। अगर इसको हम तोड़ दे, इस बार हम इसको तोड़ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर बॉन्ड को हटा दिया, ये हट गया यहाँ से। तो क्या हो गया कि यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, इसको यदि तोड़ दे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सॉरी, इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर माइनस लाना है और यहाँ पर प्लस चार्ज लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, या एक ही साथ वो हो जाता तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इस पर जाकर जुड़ जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, CHO और यहाँ पर क्या जुड़ गया, NO2 जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर NO2 जुड़ गया, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या है, यहाँ पर NO2 है। क्लियर है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है बचा हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस बेंजीन का एरोमेटिसिटी जो है वो गड़बड़ा गया। एरोमेटिसिटी मतलब जो हकल्स रूल होता है, पढ़े होंगे आप लोग 11वीं क्लास में, वो गड़बड़ा गया क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना होगा, हाइड्रोजन को शहीद करना होगा H+ के रूप में। तो H+ के रूप में यहाँ पर से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे, यानी डीप्रोटोनेशन इसको कहते हैं, डीप्रोटोनन, है ना। इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देना है। तो हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर माइनस आएगा,
ठीक है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कीजिए, निकाल दीजिए। हाइड्रोजन जब निकल गया H प्लस के रूप में तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब ये माइनस क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको डायरेक्टली हम इस तरह से दिखा सकते हैं। कैसे दिखा दें इसको हम, तो देखिए इसको डायरेक्टली हम दिखाते हैं, हर एक जगह आपको डायरेक्टली दिखाया जाता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर ये है ना, ये बॉन्ड टूट गया, H प्लस के रूप में निकल गया, यहाँ माइनस आया और इसके बीच में यहाँ बॉन्ड बन गया, तो फिर से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये और यहाँ पर CHO तो है ही, लेकिन यहाँ पर अब नया ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल लग गया है, ये लग गया है NO2। क्लियर है। मेटा नाइट्रोबेंजीन एल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजीन एल्डिहाइड। क्लियर है। तो देख लीजिए, आपको मैंने बताया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कि ये CHO ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटर है या मेटा डायरेक्टिंग है, ये ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। उसके बाद एक एग्जाम्पल बताया, ये जो एग्जाम्पल है वो नाइट्रेशन का एग्जाम्पल है ना, नाइट्रेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। किस तरह से नाइट्रो ग्रुप इसके मेटा पोजीशन पर जुड़ता है, ये भी मैकेनिज्म हल्का सा मैंने आपको यहाँ पर शो किया। H प्लस के रूप में निकलेगा और फाइनली यहाँ पर फिर से एरोमेटिसिटी बन जाएगा, ये जैसा था वैसा ही फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ से क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है एल्डिहाइड और कीटोन का, हर एक चीज़ों को लगातार, हर एक चीज़ों को, एक एक चीज़ों को लेकर हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया है, कहीं पर कुछ नहीं छोड़ा है। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको छूट जाए कोई भी क्वेश्चन, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कर रहा हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले क्लास से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस को और उसको कैसे बनाया जाता है, इन सब चीज़ों